उसे क्या कहते हैं, उसे बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और याद रखना, इसे हम भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई, है ना। अभी हम नॉर्मली पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि कैसे कैसे सिस्टम है। तो ये हो गया सबसे ऊपर, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। आरबीआई जी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अब इन्हीं के अंदर ही हमारे कई सारे बैंक हैं जो हमारे और आपके सामने देखने को नजर आते हैं, है ना। तो हमारे जो बैंक्स हैं एक तरीके से सब किसके अंदर है, आरबीआई के नीचे काम करते हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने बच्चों हमारे जो बैंक्स होते हैं उनको अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें बांटा हुआ है, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग टुकड़े उनके कर रखे हैं, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, यही जो हमारे आसपास इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के बैंकों के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग हमें बैंक हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें ही हमें आज पढ़ना है, उन्हें ही हमें आज सीखना है कि आखिर हमारी बैंकिंग व्यवस्था जो हमारे आसपास है, जिनमें हम जाते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो हमारे देश में काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो देखिए भाई होता क्या है, ये जो बैंक्स होते हैं ये हमारे अलग अलग प्रकार के बैंक हैं। कहते कैसे, अलग अलग प्रकार के हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बताना शुरू करता हूं। जैसे अगर बातचीत करें तो हमारे यहाँ पे इन्हीं के बंटवारे होने शुरू हो जाते हैं, और इसको हम मोटे तौर पर अगर बात करें तो मोटे तौर पर आप इन्हें 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, है ना। 3 टुकड़े कह दो, या आप एक काम करो, आप सीधे टुकड़े वुकड़े मत छोड़ो, डायरेक्ट पढ़ना शुरू करो, है ना। क्या क्या होते हैं वो हम सीधे देखेंगे, परिभाषाओं को देखें, सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं, है ना। हम इनके अलग अलग पार्ट्स करते हैं, खत्म कहानी जो हमें पढ़ने हैं। जैसे अगर पार्ट्स को लेके बात करें तो एक से एक पार्ट आता है जिसे कहा जाता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक। इन्हें क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक, ध्यान समझते रहना। मैं यहां बंटवारे कर रहा हूं अभी, बस ऐसे नॉर्मल फोटो टाइप का बना रहा हूं, चार्ट टाइप का बना रहा हूं, जिससे कि आपको बस अभी देखने में दिख जाए, हमें उन्हें पढ़ना है फिर बाद में। अब जैसे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक होते हैं, वैसे ही बच्चों एक दूसरा नाम है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अभी हमें एक एक करके सबको पढ़ना है, एक एक करके सबसे दोस्ती करनी है, सबका पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। आसान आसान है, बहुत ईजी है। इसी तरीके से आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे और भी टाइप्स देखने को मिलते हैं बच्चों। जैसे एक नाम हमने देखा जिसे हम बोलते हैं, तो यहां लिख देते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, या व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक कह दो या व्यापारिक कह दो। अभी मैं सिर्फ नाम ही लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। यहीं अगर देखें तो एक हमें देखने को मिलते हैं बच्चों डेवलपमेंट बैंक, कह सकते हो आप उन्हें, डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक यानी कि विकासशील बैंक। क्या होगा? विकासशील बैंक, ठीक है। इसी के साथ एक और होता है सहकारी बैंक, जिसे बोलते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक्स, वो भी हम लिख सकते हैं। चलो यहां लिख देते हैं, ऊपर बनाया था मैं 5वें नंबर का, वैसे ज्यादा पेपर में आता हुआ नहीं है ये, है ना, बस बेसिक सा पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक, 2-4 बातें जो जरूरी है बता देंगे। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। क्लियर हो गया? तो ये कुछ हमारी बैंकिंग प्रणाली है, ठीक है। उसको हमें जो है क्या करना है, समझना है, इनको हमें सबको सीखना है।
क्लियर। तो ये सारे के सारे बैंक्स हमारे क्या हैं भाई, बहुत सारे हैं। ये सब हमने बैंक्स को लेकर बात कर रहे हैं। ये सब हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम है जो हमारे यहाँ पे काम करता है। और इनका हेड कौन है भैया, आरबीआई। ये तो आपको पता ही है भाई, हमारे सारे के सारे बैंक किसके अंडरटेकन है, आरबीआई के अंडरटेकन है। पिताजी तो आरबीआई ही है। क्लियर है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक एक करके सबसे दोस्ती करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा तो सबसे पहले सब दोस्ती करते हैं आरबीआई से, नहीं, आरबीआई को दोस्ती करेंगे बाद में। पहले इन छोटे मोटे बच्चों से निपट लो जो इनका परिवार है ना, पहले इनसे निपट लो। जब इन बच्चों की बातें हो जाएंगी छोटे मोटे घर के सदस्यों से, फिर एंड में हम आरबीआई से दोस्ती करेंगे। तो आरबीआई को एंड में पढ़ेंगे, पहले इन छोटे मोटे छुटकों मुटकों से निपट लेते हैं, है ना। क्या है शेड्यूल, ये कमर्शियल, फलाना ढिमाका, इन सबका खेल खत्म करते हैं। क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनुसूचित बैंकों की कहानी, फिर एक एक करके अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इनका खेल खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तैयार है? फिर जल्दी बोलो हाँ, है ना, क्योंकि काफी कुछ चीजें सीखने की है बच्चों, यहाँ पे याद रखना बहुत कुछ चीजें आएंगे अभी, इनके बंटवारे भी आएंगे अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग जो हमें पढ़ने जा रहा है या जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक। दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। पहले चलो शेड्यूल पढ़ लो, नॉन शेड्यूल अपने आप हो जाएगा, है ना। एक साथ ही लिख देता हूं मैं दोनों को, अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित एक साथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, एवं गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। देखिए भाई, अब ये क्या होते हैं, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल, दोनों को हम एक नंबर डाल के पढ़ रहे हैं। याद रखना बच्चों, वो सारे बैंक, ध्यान सुनना मेरे शब्दों को, शब्दों का ही खेल है सारा का सारा। वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट, ठीक है, आपको मैंने बताया भी था, कुछ याद हो आपको इससे पहले क्लासेस, जब मैंने आपको नोट और सिक्कों के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि आरबीआई भी नियमों में बंधा हुआ होता है और भी रूल्स एंड रेगुलेशन के को फॉलो करता है। और मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के लिए जो कानून है वो है आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934। याद आ रहा है? वो हम आगे ही पढ़ेंगे, है ना। क्लियर है। तो वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची के, जैसे बच्चों आपने संविधान पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने देखा होगा संविधान में कितने सारे अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, है ना। लेकिन अनुसूचियां भी तो होती हैं, नहीं होती? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो अनुसूचियां और अनुच्छेद। तो वैसे इस कानून में भी है बच्चों, सेम उसी तरीके से इस एक्ट के अंदर भी अनुसूचियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारी एक अनुसूची है, अनुसूची नंबर 2, ध्यान रखना, सेकंड नंबर की, और उसके भी टुकड़े हैं, है ना, ए बी सी डी ई करके। तो वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची के ई पार्ट में लिखे गए हैं, उन्हीं बैंकों को कहते हैं अनुसूचित बैंक। खत्म, इतनी सी बात। और जिनका नाम यहां पे नहीं लिखा गया वो कहलाते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, यानी कि गैर अनुसूचित बैंक। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। ऐसे बैंक, बिल्कुल सरल भाषा में लिख देते हैं, ऐसे बैंक जो, ध्यान सुनना, एक्ट पूछ लेगा पेपर में, आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 के, 1934 की कह सकते हो आप, 1934 की दूसरी अनुसूची, है ना, दूसरी अनुसूची, एबीसीडी छोड़ो, आप दूसरी अनुसूची याद करो, वही काफी है। दूसरी अनुसूची में लिखे गए हैं जो ऐसे बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में लिखे गए हैं, तो समझ जाओ वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अनुसूचित बैंक। वही क्या है? अनुसूचित बैंक। ठीक है। और जो नहीं लिखे गए हैं वो क्या हो गए? वो गैर अनुसूचित बैंक हो गए। खत्म कहानी, इतनी सी बात है। क्लियर? तो पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट में है, कहां पे हैं?
दूसरी अनुसूची में है वो शेड्यूल्ड हो गए, और जो नहीं है वो गैर शेड्यूल्ड हो गए, यानी कि नॉन शेड्यूल्ड हो गए, है ना, गैर अनुसूचित हो गए, उन्हें अनुसूचित उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्लियर है? तो पहले मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ, ये परिभाषा समझ में आ गई? और वो भी लिख देता हूं, जो नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित कहते हैं, ये एक लाइन में लिख देता हूं, जो यहां जो इस अनुसूची में नहीं है वो क्या है? गैर अनुसूचित है ना, नॉन शेड्यूल है, वो गैर अनुसूचित बैंक है। चलो, ये तो बहुत सरल सी परिभाषा थी और इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। मुद्दे की बात याद रखनी है, कहां पे? आरबीआई एक्ट 1934 की कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची के अंदर लिखे गए हैं वो तो हो गए हमारे अनुसूचित, और जो नहीं लिखे गए वो हो गए गैर अनुसूचित। खत्म कहानी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब आगे अगर बढ़ा जाए तो बच्चों, आपने देखा हमने इतने सारे बंटवारे करे हैं पीछे, है ना, कि भैया ये चलो, अब ये दोनों तो हमने एक साथ ही जान लिए, क्योंकि दोनों का यहाँ पे हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ये हमने एक साथ दोनों को लेकर बातचीत कर लिया है। हाँ, एक चीज और याद रखना बच्चों, अगर बाई चांस मान लो पूछ ले कि पैसों को लेके पूछ ले, पूंजी को लेके पूछ ले, तो किसी बैंक को अगर अनुसूचित बैंक बनना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों याद रखिएगा, उसके पास कुछ पूंजी होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? पूंजी होनी जरूरी है। और याद रखिएगा, वो मिनिमम पूंजी, जो न्यूनतम पूंजी होती है, वो है हमारी 5 लाख रुपए। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। 5 करोड़ मत कर दियो, 5 लाख ओनली। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट करके लिख देता हूं आपके लिए। वैसे मुश्किल ही है पूछे, लेकिन पूछे तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। अनुसूचित बैंक अनुसूचित बैंकों को कम से कम, यानी कि न्यूनतम, मिनिमम 5 लाख पूंजी, 5 लाख रुपए की पूंजी क्या करनी पड़ती है? रखनी पड़ती है ना। तो इनके लिए शर्त होती है कि अगर कोई बैंक जो है अनुसूचित बैंक बनेगा, तो उसे कम से कम 5 लाख रुपए का कैपिटल रखना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, ठीक, ऐसे नॉर्मली पूछ लेता है कि बताओ कितने रुपए का कैपिटल, तो कम से कम 5 लाख रुपए। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना। तो कम से कम 5 लाख रुपए की पूंजी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? बेटा एग्जाम्पल बताएंगे, सब्र तो कर ले। इतनी बात समझ में आ गई? पहले मुझे बताओ। ठीक है, चलिए, ये जितने भी बैंक है ना तुम्हारे, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, सब शेड्यूल्ड बैंक है, सब अनुसूचित बैंक है। और बताओ, सारे बैंक के अनुसूचित बैंक है जिसमें हम और आप जाते हैं। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो जितना बोला मैंने, कि वो सारे बैंक जो हमारे आरबीआई एक्ट के 1934 की दूसरी अनुसूची में लिखे गए हैं वो अनुसूचित बैंक है, जो नहीं लिखे गए हैं वो गैर अनुसूचित बैंक है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब आते हैं मुद्दे के पास, सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड जो नाम है बच्चों वो है कमर्शियल बैंक। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है ना। चलिए आगे देखते हैं कमर्शियल बैंक क्या है। अब यहां से खेल असली शुरू हो जाता है, क्योंकि ये है प्रैक्टिकली वाला बैंक। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का मतलब होता है बच्चों व्यापारिक बैंक। अब नाम में ही आंसर है। अगर आप गौर करेंगे बच्चों, ये जो शब्द है कमर्शियल, ये किससे बना है? कॉमर्स से बना है ना। किससे बना है? कॉमर्स से ही बना है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक हमारा किससे बना है? कॉमर्स से बना है। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है?
इतना तो आप जानते ही होंगे, वाणिज्य होता है, व्यापार होता है ना। तो बस वहीं से बन के आए हमारे कौन से बैंक, व्यापारिक बैंक बन के आ गए। कौन से आ गए, व्यापारिक बैंक बन के आ गए, है ना। अब बच्चों याद रखिएगा, इनकी परिभाषा ही वही है, यानी कि वो सारे बैंक जो जनरली व्यापार करने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं बच्चों, व्यापार करने के लिए आए हैं, है ना। तो वही क्या होंगे, वही हमने व्यापारिक बैंक होंगे, खत्म कहानी। अब आप ही मुझे बताओ कि भैया व्यापार कहां से करेंगे, बिजनेस कहां से करेंगे, है ना। तो ऑब्वियस है हमसे और आपसे ही करेंगे, सही बात है ना, हमसे और आपसे ही करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ भाई, हमारे वो आपको बैंकिंग सर्विस देंगे, हमें लोन बांटेंगे, हमारे खाते खोलेंगे, हम और आप जाएंगे बैंकों में। हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं, बैंकों में जाके पैसा रखते हैं, बैंक उस पैसे को व्यापार लोन के रूप में बांट देता है और उससे फिर ब्याज कमाता है। तो यानी कि सरल भाषा में बोला जाए, ये सारे के सारे वही तो बैंक हुए जिसमें हम और आप जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बैंकिंग की सुविधाओं को लेते हैं, है ना। तो इजी वे में अगर हम बातचीत करें बच्चों, तो हमारे कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, वो सारे बैंक जिनका मुख्य लक्ष्य होता है क्या करना, जिनका लक्ष्य क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो सारे बच्चे, व्यापार करना होता है ना। बात समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है। मुझे लग रहा है आज की कक्षा में कुछ फालतू के बच्चे आ गए हैं जिनको न पढ़ना न लिखना। कौन से बैंक, व्यापारिक बैंक, नाम में ही आंसर, बिजनेस। यानी कि भाई सिंपल वे में वो सारे बैंक, ध्यान सुने मेरे शब्दों, फोकस करिएगा, वो सारे बैंक बच्चों जिनका मुख्य उद्देश्य बिजनेस करना है, व्यापार करना है। अब व्यापार कहां से करेंगे भाई, अगर मान लो एक सरल भाषा में मैं आपसे बोलूं, चलो हम मिलकर व्यापार करते हैं, तो कहां जाओगे बताओ व्यापार करने, भाई मार्केट में तो आओगे ना, चाहे वो छोटा से छोटा दुकान ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मार्केट में तो उतरना पड़ेगा। तो बस खत्म। तो ये अगर व्यापार करेंगे तो ये भी कहां आएंगे, मार्केट में ही आएंगे, और हमें और आपको बैंकिंग सेवाएं देंगे, और बैंकिंग सेवाएं देके अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, है ना। तो आसान भाषा में बोला जाए तो ये कौन से बैंक हुए बच्चों, ये सब वही तो बैंक है जिसमें हम और आप रोज जाते हैं, आते हैं, खाते खुलवाते हैं, है ना। तो आसान भाषा में कहें तो व्यापारिक बैंक क्या होता है, जो बैंक क्या करते हैं, जो बैंक बैंकिंग सर्विस देकर, बैंकिंग सेवा प्रदान करके व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं, खेल खत्म, इतनी सी बात है। अब आप बोलोगे सर जी इसके उदाहरण क्या है, अरे इसके उदाहरण तो लाइन से लगे पड़े हैं, सबके सब इसी के उदाहरण है जिसमें हम और आप जाते हैं, है ना। जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपके गांव में कोई ग्रामीण बैंक काम कर रहा हो तो वो हो गया, अरे हाँ है ना। सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक हैं जो हमारे और आपके खाते खोल रहे हैं, हमें और आपको बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहे हैं। इतनी बात समझ में पड़ गई, आ गई बात समझ में। चल अब याद रखना बच्चों, इन्हीं कमर्शियल बैंकों में बातचीत करें तो इनके भी बंटवारे हैं, इनके भी बंटवारे हैं। अब बंटवारे क्या हैं, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, इन्हीं के अंदर आते हैं बच्चों, नंबर फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। अब यहीं से असली बैंकिंग शुरू हो जाती है, ध्यान समझना, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पहली बात। इसी में बच्चों आपने एक बैंकों के नाम सुने होंगे, प्राइवेट बैंक, कहते हैं ना प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, अरे हाँ है ना, निजी क्षेत्र का बैंक, जिन्हें हम प्राइवेट बैंक बोलते हैं। वो सब कुछ और थोड़ी है, इन्हीं के अंदर तो आएंगे, और किसके अंदर आएंगे, निजी क्षेत्र का बैंक, या निजी बैंक कह सकते हो आप, प्राइवेट बैंक कह सकते हो। इसी में अगर बातचीत करें तो बच्चों हमारे आते हैं फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। ये कोई वैसे ज्यादा खास नहीं है, लेकिन छोटी सी परिभाषा है, बता देंगे आप। फॉरेन बैंक भी कहां आते हैं, वो भी इसी में आते हैं, और अगर बोले तो इसे बोलते हैं हम विदेशी बैंक। अब देख रहे हो बच्चों ये बैंकिंग टॉपिक कैसे बढ़ता जा रहा है, इनके बंटवारे होते जा रहे हैं, तो इनके पैर फैलते जा रहे हैं, अरे हाँ है ना। इसी के अंदर आते हैं हमारे ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो आपने देखे होंगे गांव क्षेत्रों में जाते हैं तो आप ग्रामीण बैंक देखने को मिलते हैं,
मिलते हैं ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल और रूरल बैंक। क्लियर, आया समझ में? तो इस तरीके से चार टुकड़ों में बट जाते हैं कौन, हमारे व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक। ये कहीं और नहीं है, इन्हीं के बंटवारे हैं, है ना। अब प्रश्न ये है कि भैया ये चार तरीके से कैसे बट गए, क्या है इन चारों में, क्या अंतर है? अरे कुछ तो होगा अंतर। भाई एक बात बताओ, जब सबका काम हमें और आपको बैंकिंग सर्विस देना है, जब सबका काम खाते खोलना है, जब सबका काम हमें लोन देना है, सब एक से ही काम कर रहे हैं, तो इनके बंटवारे क्यों हुए? सोचने वाली बात है। अरे कुछ तो डिफरेंस है जिसके कारण इनके बंटवारे हुए हैं, है ना? जल्दी बोलो हाँ है ना, एम आई राइट? कुछ तो डिफरेंस है सब जिसके कारण इनके बंटवारे हुए हैं। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके बंटवारे क्यों हुए, क्या रीजन है। चलो एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक इनका मतलब ही नहीं पल्ले पड़ेगा तुम्हें। अब बहुत से बच्चे लिख रहे हैं सर एग्जाम्पल बता दो, बेटा सीख तो रहे, पहले होता क्या है, उदाहरण तो तुम मुझे खुद बताएगा, फिर पहले पढ़ तो ले क्या है ये। तुम्हें हर चीज का एग्जाम्पल पहले चाहिए होता है क्या? पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले भाई। या मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा पढ़ाई कैसे जाती है, पढ़ाना कैसे कहते हैं, या पढ़ना कैसे जाता है? बचपन में पढ़ाई नहीं करी कभी क्या, मुंह उठा के पहली बार आ गए क्लास में है? पहले दिन सेक्टर बैंक क्या होते हैं बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक्चुअली ये वही बैंक है जिनको आप प्यार से लोकल भाषा में सरकारी बैंक कहते हो ना कि सर जी एसबी सरकारी है, पीएनबी सरकारी है, मेरा भैया बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक में लग गया। तो ये जो कहते हो ना आप सरकारी बैंक सरकारी बैंक सरकारी बैंक, याद रखना सरकारी बैंक नाम का कोई भी बैंक का प्रकार नहीं होता। ये अपने जीवन में गलत ही शब्द यूज करते हो आप, क्या ही करें। वास्तव में उन्हीं बैंकों का असली नाम है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, याद रखना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, जो हम लोकल भाषा में, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में सरकारी बैंकों के नाम से जानते हैं। अब सरकारी बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया इसमें सरकार का पैसा लगा होता है ना। तो याद रखिए इनकी परिभाषा क्या हो गई, चलो बताते हैं, यही लिख देते हैं, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, इजी है, जगह है थोड़ा बहुत। तो चलो एक काम करते हैं, अलग से लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें और भी बंटवारे बताने ना, इनके ही बंटवारे हैं भैया, इनके खुद के ही बंटवारे। तो नंबर फर्स्ट है प्राइवेट बैंक, ओ पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो मतलब क्या हुआ परिभाषा, भाई सीधी सी परिभाषा, याद रखना जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। ऐसे बैंक जिनमें, ऐसे बैंक जिनमें 50% से अधिक हिस्सेदारी, अब देखो मेन मजा यहां से आएगा, 50% से ज्यादा या अधिक, मोर देन 50%, क्लियर है, याद रखना 50% से ज्यादा हिस्सेदारी, हिस्सेदारी मतलब शेयर होल्डिंग, पैसा जो लगा हुआ है किसकी है, सरकार की है। भारत सरकार ही लिख देता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये समझ जाओगे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो समझ जाओ वही क्या है, वही है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो एक्चुअली हम जो इन्हें लोकल भाषा में सरकारी बैंक बोलते हैं ना बच्चों, ये हमने नाम बिगाड़ा है, ये हमने नाम बिगाड़ा है। इनका असली नाम क्या है, इनका असली नाम ये है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि वो बैंक जिनमें भारत सरकार का 50% से ज्यादा हिस्सा लगा हुआ है, वही कहलाएंगे हमारे कौन से बैंक बच्चों, पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि हमारे आसान भाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। अब याद रखिएगा बच्चों, यहीं पर अगर हम बातचीत करें तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं बेटा, ये भी दो प्रकार के हैं, इनके अंदर भी दो प्रकार के बैंक आते हैं। आइए अब हमें इसके भी टुकड़े हुए, देख रहे हो ना कितना जाल है बैंकों का, आसान नहीं है समझना, ध्यान से समझ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जब ही पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य तक। नहीं तो फालतू के कमेंट में क्वेश्चन करते रहोगे, चीजों को समझोगे नहीं, फिर एग्जाम में रोगे बैठ के, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई, है ना। इसलिए शब्दों को ध्यान समझते रहना। तो यही जो सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, इनके भी दो बंटवारे हैं। एक होते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक, सुने हो, कई बार सुना होगा आपने,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुना होगा, जहां से पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। ये अब सारी कहानी वहीं की तरफ जा रहे हैं हम, राष्ट्रीयकृत बैंक। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कुछ नए नहीं है, कुछ नए नहीं है, ये भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक का ही हिस्सा है ना। इसके अलावा एक है अपना भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, याद रखना। तो एसबीआई को और इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इन दोनों को मिलाकर ही हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात फिर से समझने वाली आ गई है, क्या कि सर जी पब्लिक सेक्टर बैंकों की कहानी तो इनसे जुड़ी है और इससे जुड़ी है, जब तक इनकी कहानी नहीं पता तो ये कैसे समझ में आएगा? अरे हाँ है ना। तो अब एक काम और बढ़ गया, क्या करना पड़ेगा? अब एक काम सबसे पहला यह है कि पहले तो ये पढ़ लेते हैं ना, ये क्या होते हैं आखिर राष्ट्रीयकृत बैंक। क्योंकि जब तक यही नहीं समझ में आएगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है इसका मतलब, तो आपको क्या ही पल्ले पड़ेगा कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। तो अब आगे की कहानी तो बात की बात है, ये तो देखो हमने मेन परिभाषा जान ली इसकी, लेकिन मुद्दे की कहानी जो आती है अब, वो आती है हमारी नेशनलाइज बैंकों की कहानी। इसमें आएगी नेशनलाइज बैंकों की कहानी, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कहानी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। सब कनेक्टेड है आपस में। राष्ट्रीयकृत बैंक, देखिए भाई अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात को लेकर कहा जाए या राष्ट्रीयकृत बैंकों की कहानी को समझा जाए, तो सबसे पहले हमें एक बात समझना पड़ेगा कि सर ये राष्ट्रीयकृत का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, मतलब तो बताओ पहले क्या है। ये तो बात की बात है, क्या हुआ वो क्या है। तो बच्चों अगर आप मतलब को देखेंगे तो ध्यान समझना, ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक है बेटा, ये जो राष्ट्रीयकृत शब्द है, ये कहीं और से नहीं बना, ये एक दूसरे शब्द से बना है जिसका नाम है राष्ट्रीयकरण। किससे बना है? राष्ट्रीयकरण। याद रखिएगा किससे बना है? राष्ट्रीयकरण से बना है। अब आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर जी राष्ट्रीयकरण क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है, इंग्लिश में नेशनलाइजेशन बोलते हैं, ये कब हुआ, क्यों हुआ, क्या इसकी जरूरत पड़ी। जब तक यही नहीं पता तो हमें आगे की कहानी समझ में आनी नहीं है ना। और इसको समझना है तो थोड़ा सा हमें भारत के इतिहास में जाना पड़ता है। भारत के आजादी के बाद का जो इतिहास है वह हमें समझना पड़ेगा, वह हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए ज्यादा दूर मत जाओ, आप आ जाइए 1960 के आसपास। भाई 1960 के आसपास आते हैं तो आपको शायद पता होगा कि 1962 में कुछ हुआ था। जरा बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या हुआ था? 1962 में क्या हुआ था बताओ। हाँ भाई, भारत चीन युद्ध तो पता ही होगा, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना और भारत चीन युद्ध। 1965 में भी कुछ हुआ था भाई, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। अरे हाँ है ना, इंडिया पाकिस्तान वॉर। और अगर आपको पता हो 1966 में हमारे देश में भयंकर सूखा पड़ा, भयंकर अकाल आ गया। अरे हाँ है ना। अब आप ही बताइए, क्या इन सबका हमारे इकोनॉमी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा? प्रभाव तो पड़ा होगा। और वही हुआ। क्या हुआ भैया? इन सबके कारण हमारे जो इकोनॉमी है देश की, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि भारत जो है क्या है, एक कृषि प्रधान देश है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश, ये तो जानते ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना। तो हुआ ये, हालात इतने बेकार हो गए कि हमारा कृषि जो सबसे मजबूत क्षेत्र था वो जो है हमारा बिल्कुल कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा हालत वर्स्ट हो गए। और उसी समस्या को दूर करने के लिए ही आपने पढ़ा होगा, एक हमारे देश में क्रांति लाई गई जिसे कहते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। भाई हरित क्रांति क्यों लाई गई? इसलिए तो लाई गई, एम एस स्वामीनाथन जी का नाम भी सुने होंगे आप सब। तो एम एस स्वामीनाथन जी हमारे देश में हरित क्रांति लेके आए, जिससे कि कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान किया जा सके, एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाया जा सके, और
इसी हरित क्रांति में हमने कृत्रिम तकनीकों का इस्तेमाल करा, आर्टिफिशियल बीजों का इस्तेमाल करा, और उन सबकी सहायता से क्या करा भाई, कृषि को मजबूत करना शुरू करा गया, है ना। तो ये सब प्रयास हमारे क्यों हुए, ये सब इन्हीं का आउटपुट है। और इसी समय बच्चों क्या हुआ, जब हमारे देश में एग्रीकल्चर को मजबूत करने की बात आई, लोगों तक, किसानों तक कृत्रिम तकनीकों को पहुंचाने की बात आई, तो भैया उनके पास पैसा होगा जब तो तकनीक पहुंचेगी। अब किसानों के पास क्या पैसा है नहीं, और सरकार कह रही है तुम तकनीकें ले लो, तकनीक कहां से लेगी बताना जरा। तो हमारे देश की सरकार ने क्या करा, सरकार ने बोला कि भैया है तो इतने सारे बैंक। उस समय बच्चों हमारा पंजाब नेशनल बैंक भी था, बैंक ऑफ इंडिया भी था, देना बैंक भी था, विजया बैंक भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, सारे बैंक थे उस समय भी, उस समय भी थे ये सारे बैंक। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सारे बैंक बच्चों याद रखिएगा हमारे और आप जैसे लोगों के हाथों में थे, हमारे और आप जैसे लोगों के हाथों में थे, मतलब निजी हाथों में थे, प्राइवेट हाथों में थे। तो आप ही मुझे बताओ, क्या कोई प्राइवेट संस्था या प्राइवेट बैंक ऐसे लोगों को बैंकिंग की सेवा देना पसंद करेगी जो बेचारे खाने को खुद तरस रहे हैं? खुद सोचो। या ऐसे लोगों को अगर मान लो आप ही अपना बैंक खोलते हो, क्या ऐसी जगह बैंकिंग सर्विस देना चाहोगे जहां पे लोग भूख से मर रहे हैं, मोहताज बैठे हैं रोटी के लिए भी? नहीं ना। तो बस यही हुआ ये कि ये केवल ऐसे लोगों को बैंकिंग सुविधा देते थे जहां से इन्हें लाभ होता था, यानी कि ये अमीरों को बैंकिंग सुविधा देते थे, और उसका नतीजा ये हुआ अमीर अमीर होता चला गया और गरीब बेचारा वहीं का वहीं रह गया, गरीब बेचारा वहीं का वहीं रह गया। और जब ये सब बातें सरकार के सामने नजर आई तो सरकार ने क्या करा, उस समय बच्चों आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी, है ना। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है, और इंदिरा गांधी जी की सरकार में सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, कानूनी कार्रवाई करते हुए उस समय के जो बड़े बड़े बैंक थे, जो प्राइवेट हाथों के थे, उन्हें सरकार ने जबरदस्ती कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। और याद रखना बच्चों, जब सरकार जबरदस्ती किसी प्राइवेट बिजनेस को, किसी प्राइवेट संस्था को अपने कब्जे में लेती है, किसके लिए? राष्ट्र के हित के लिए, देश के भले के लिए, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं राष्ट्रीयकरण। और ऐसा जितने बैंकों के साथ हुआ वही बने राष्ट्रीयकृत बैंक। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार के द्वारा निजी संस्था या निजी व्यापार को अपने कब्जे में ले लेना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। आई बात समझ में? तो पहले मुझे इतनी बात बताओ कि ये पॉइंट क्लियर हो गया कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है। ठीक है, सरकार के द्वारा अधिकरण कर लेना, अधिकरण मतलब कब्जा कर लेना, किसके ऊपर? किसी प्राइवेट व्यापार के ऊपर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, है ना। तो मतलब क्या हुआ? मतलब भाई जब देश के हालात देखे सरकार ने कि भाई सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, जो हमारे बैंक थे वो सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू करा। और याद रखना बच्चों, भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार ही हमारे देश में राष्ट्रीयकरण हुआ है। कब कब? नंबर फर्स्ट, पहली बार बच्चों ये बात है 1969 की, 1969 में। 1969 में हमारे देश में बच्चों पहली बार इंदिरा गांधी जी की सरकार तो थी, आपको मैंने बताया। तो क्या करा गया सरकार ने? उस समय के जो बड़े बड़े 14 बैंक थे, कितने बैंक थे? 14 बैंक थे। सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। पहली बात याद रखना, पहले चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे बनके तैयार हो गए। धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो दूसरा फेज आता है 1980। अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी वगैरह पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 1980 के समय भी हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार दोबारा से जब 1980 में आई थी तो देश की स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने फिर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और अब की बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे देश में वाणिज्यिक बैंकों का यानी कि कमर्शियल बैंकों का कितनी बार राष्ट्रीयकरण हुआ है? 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया। कितनी बार? 2 बार। पहले चरण में 1969 में 14 बैंकों का, दूसरे चरण में 6 बैंकों का। क्लियर हुआ? तो पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? याद रखना 1980 के बाद से आज तक भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। भाई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या करने की जरूरत है जब सब कुछ सही हो गया तो, है ना? क्लियर है? चलिए, चलो अब मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ भैया कि 1980 के बाद हमारे देश में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए? तो आप समझदार हैं, जोड़ लोगे। तो आप बोले कि सर जी इसका मतलब 14 और 6 20। बिल्कुल सही बात है। तो 1980 के बाद हमारे देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक काम करने शुरू कर दिए। 20 नेशनलाइज बैंक हमारे देश में काम कर रहे थे, है ना? कितने? 20। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना भाई। अगर आपने ध्यान दिया हो या आपने भारत का इतिहास पढ़ा हो तो शायद आपको पता होगा, जब धीरे धीरे समय बढ़ना शुरू हुआ तो ये बात है 1990 की, 1990। भाई 1990 में होता क्या है, हमारे देश में आता है फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट आता है। क्या आता है? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का समय देखा गया। अब जब बच्चों आर्थिक संकट आता है 1990 के समय, तो क्या उसका प्रभाव, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या उसका प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और हुआ क्या, इस आर्थिक संकट के कारण ये जो 20 राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे थे बच्चों, उनमें से एक राष्ट्रीयकृत बैंक था जिसका नाम था, इन 20 में था वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये बच्चों एक बैंक था उस समय, अब नहीं है। पहले था क्या? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और इसके हालात क्या हो गए? इसके हालात ऐसे आ गए बच्चों, इस मोड़ पे आ गया, या तो सरकार को इसे बंद करना पड़ता, या फिर सरकार को इसे क्या करना पड़ता, कुछ और रास्ता निकालना पड़ता। अब आप सोचिए, देश में आर्थिक संकट के हालात हैं और मान लो सरकार बोले कि एक बैंक हुआ बंद, तो और मार्केट में निगेटिविटी आती, लोग और परेशान होते, लोगों का और विश्वास कम होता। पता चला कि सब लोगों ने पैसा बैंकों से निकाल दिया तो हालत देश की और ज्यादा खराब हो जाते, है ना? तो इस समस्या को निपटाने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छे से दिमाग लगाया और कुछ ऐसा रास्ता निकाला कि भैया वही वाली कहावत पूरी हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना? और इसी का इलाज किया क्या कि सरकार ने इस बैंक को 1993 में, 1993 में आपके जाने माने एक दूसरा बैंक जिसको आप अच्छे से जानते हो, पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया। पीएनबी में इसका विलय कर दिया। विलय मतलब मर्ज कर दिया। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ गया? जल्दी बोलो, क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, तो अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया 1993 के बाद कितने बचे? जरा बताओ। 1993 के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि 1993 के बाद हमारे देश में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक बचे, जरा बताना। भाई पहले 20 थे, अब कितने रह गए? अब बच्चों आपने सीधी सी बात है, गणित लगा ली, 1 मिनट में आंसर दे दिया, सर जी 20 में से 1 घटा दो, बस खत्म कहानी, यानी कि 19 बचे। 19। तो भाई हुआ क्या, हमारे देश में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे और ये राष्ट्रीयकृत बैंक काम करना शुरू कर दिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आराम से भैया ये हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक क्या कर रहे थे, अपना नॉर्मल बैंकों की तरह सब ना काम कर रहे थे, वैसे काम कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन भाई आपको पता है धीरे धीरे समय बढ़ा और आपको पता है कि सन 2014 में, 2014 में गवर्नमेंट बदली, बीजेपी सरकार आती है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और आपने देखा होगा बच्चों, मोदी जी ने क्या करा, जैसे कि हमारे अगर विदेशों में देखेंगे बच्चों, आप अगर बाहर के देशों में देखेंगे, विकसित देशों में देखेंगे, तो वहां पे पता है क्या, वहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे देश की तरह इतने सारे बैंक नहीं है। विदेशों में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से एक देश में 4 से 5 बैंक या 2-4 बैंक देखने को नजर आते हैं। तो उसी तरीके से जैसे विकसित देशों में कम बैंक नजर आते हैं, है ना,
और जो इजीली पूरे भारत वहां के लोगों को क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि हम ये जो 19 बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, उनको हम कम करेंगे। और इसी सिलसिले में क्या किया गया, ये बात है बच्चों 1 अप्रैल 2019 की, ध्यान समझना, 1 अप्रैल 2019 की। तो 1 अप्रैल 2019 वाले दिन हमारे देश में क्या किया गया, सरकार के द्वारा बच्चों इन दो बैंकों में, ये 19 बैंकों में 2 बैंक हुआ करते थे, शायद आपने नाम सुने हो तो बताना। एक का नाम था देना बैंक, ये पहले हमारे देश में था, शायद आपने सुना हो तो अच्छी बात, देखा भी होगा मे बी। और एक था बच्चों विजया बैंक, क्या नाम था, विजया बैंक। तो सरकार ने क्या करा, ये जो देना बैंक था और जो विजय बैंक था, इन दोनों को उठाया और उठा के इन्हें आपके जाने माने एक बैंक का नाम सुना होगा आपने, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुने हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी बोलते हो जिसे आप, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्हें मिला दिया, क्या कर दिया, इन्हें मिला दिया, इनका विलय कर दिया। ठीक है, अब याद रखना बच्चों, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीयकृत बैंक थे। अब आप खुद सोचो, जब ये दोनों के दोनों इनमें मिल गए, है ना, दोनों के दोनों इसमें मिला दिए गए, तो अब मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए 1 अप्रैल 2019 के बाद अब हमारे देश में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक बचे, बताओ कितने राष्ट्रीयकृत बैंक बचे, बोलो जरा, कॉमन सेंस लगा लो, पहले 19 थे, अब 2 लपेट दिए, कितने बचे, 17 बचे। अरे हाँ है ना, 2 ही तो खत्म हुए, 17 बचे। अब क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद बच्चों हमारे देश में 17 राष्ट्रीयकृत बैंक आराम से काम कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हो तो शायद पता भी होगा कुछ, ये बात है 30 सितंबर 2019 की। तो 30 सितंबर 2019 वाले दिन हमारे देश की वित्त मंत्री जी, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है ना, उस समय वही थी, उनके द्वारा अनाउंसमेंट करा गया कि हम इन 17 में से भी 6 बैंकों का विलय करने जा रहे हैं। और उन्होंने बोला ये घटना 1 अप्रैल 2020 को लागू होगी। और फाइनली क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 वाले दिन, 1 अप्रैल 2020 वाले दिन भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, इन 17 में से भी, ये जो 17 थे बचे कुछ, इन 17 में से भी 6 बैंकों का विलय कर दिया गया, 6 बैंकों को और खत्म कर दिया, हटा दिया, मिला दिया आपस में। तो बच्चों आप खुद ही समझदार हो, 17 में से 6 गए, कितने बचे, 11, है ना, कितने बचे, 11 बचे। तो यानी कि अगर बातचीत करें तो 1 अप्रैल 2020 के बाद हमारे देश में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक काम करने लगे। और भाई आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, बताने की जरूरत है क्या मुझे, उसके बाद कोरोना आ गया, कोविड तो आ ही चुका था, याद करो इस समय कब का है, अरे हाँ है ना, कोरोना का आतंक बढ़ गया। धीरे धीरे जब कोविड का आतंक बचा तो भाई सरकार का ध्यान यहां से हटके कोविड की तरफ चला गया, और फिर हम पूरी तरीके से कोरोना वायरस की तरफ हमारे क्या हो गए, उधर की तरफ चले गए। तो बस ये समझ लो थोड़ा बहुत कोरोना बाबा की कृपा हो गई, लॉकडाउन की कृपा हो गई, है ना, जिसकी वजह से सरकार का ध्यान हट गया और हमने फिर क्या करा, हमने गवर्नमेंट ने इनको मर्ज करना रोक दिया। तो बस जब से लेकर आज तक हमारे देश में 11 ही राष्ट्रीयकरण बैंक काम कर रहे हैं। अगर मतलब ये हुआ, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, वर्तमान में हमारे देश में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं अगर आपसे बोलूं तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जल्दी बोलो, तो सीधे सीधे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ और आगे बढ़ जाओ, है ना। तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर 6 बैंक कौन कौन से थे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं जानने की, भाई इतना जानो कि कितने हैं इस समय। जानने को तो मैं जाने क्या क्या बता दूंगा, पीएचडी थोड़ी करनी है तो मैं यहाँ पे बैंकिंग में, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंपल वे में आप याद रखिएगा कि हमारे वर्तमान में देखा जाए तो 11 राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बताओ वर्तमान में कितने हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो तुरंत आप आंसर लगाएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में, 1 मिनट में आंसर लगाएंगे 11। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए अब जरा
ये देखो किसकी कहानी खत्म हुई है, देख रहे हो किसकी कहानी में रायता फैला दिया पूरा का पूरा राष्ट्रीयकृत बैंक ने। अभी हम राष्ट्रीयकृत बैंक की कहानी में आ गए। अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना, क्लियर। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, यस और नो, इतनी बात समझ में आ गया, पॉइंट है। आ जाओ लौट के यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की तरफ में। चलिए आइए, अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्तमान में भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तो आंसर क्या दोगे, जरा बताना, आंसर क्या लगाओगे। भाई 11 तो राष्ट्रीयकृत है, लेकिन एक ये भी तो खड़ा है बराबर में, उसे तो भूल गए आप। 12 याद रखना। तो वर्तमान में अगर बोलेगा कितने हैं, तो कुल हमारे 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक काम कर रहे हैं, यही बच्चा मरता है पेपर में जाकर, याद रखना। तो टोटल मिला के हमारे देश में 12 तो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, और 11 हैं नेशनलाइज बैंक। क्लियर है, जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर होगी सारी बातें। चलिए, अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि सर पब्लिक सेक्टर बैंकों की कहानी में ये तो खत्म हो गया राष्ट्रीयकृत, लेकिन ये तो बचा है, इसकी कहानी तो रह गई। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें थोड़ा सा जाननी है किसकी कहानी, आपके एसबीआई की कहानी। चलो एसबीआई की कहानी को हम यही खत्म कर देते हैं, इतनी जगह काफी है, ज्यादा बड़ी कहानी तो है नहीं। नाम तो पता ही है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ये हम जानते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ एसबीआई को कब बनाया गया, याद रखना तारीख के साथ। इसे बच्चों जो स्थापित किया गया, इसकी जो स्थापना हुई है 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955 वाले दिन हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा, और भारतीय रिजर्व बैंक, उस समय तक आरबीआई भी बनकर तैयार हो चुका था, वो हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। इन दोनों ने मिलकर क्या करा, एसबीआई को बनाया। याद रखना, अगर पेपर में पूछे इसका पुराना नाम क्या था, तो बच्चों इससे पहले एक बैंक काम कर रहा था हमारे देश में, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी बैंक को नए रूप में भारत सरकार के द्वारा कानून पास करके बनाया, जिसे कहा गया एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका पुराना नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। अब पेपर में अगर मान लो पूछे भैया एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है भाई, मुंबई, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मुंबई में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। अब जरा एक बात और याद रखिएगा भाई, अभी कुछ सालों पहले की अगर मैं बातचीत करता हूं, तो ये बात है 1 अप्रैल 2017 वाले दिन, ध्यान सुनना जो बताने जा रहा हूं। 1 अप्रैल 2017, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 2017 वाले दिन हमारे देश में, जैसे कि आपने देखा कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्या कर रही है, मर्जर कर रही थी, विलय कर रही है ना, तो उसी सिलसिले में सरकार ने 1 अप्रैल 2017 वाले दिन एसबीआई में 6 बड़े बड़े बैंकों का विलय किया। कितने बैंकों का विलय करा, 6 बैंकों का विलय करा था। क्लियर। एक्चुअली क्या था, पहले हमारे देश में आपने कुछ बैंकों के नाम सुने हो तो अच्छी बात, नहीं तो मैं बोल रहा हूं बस याद रखिएगा, है ना। जैसे एक बैंक का नाम सुने हो कभी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सुने हो कभी, कभी शायद कभी जीवन में सुने हो तो बताना मुझे, अब नहीं है फिलहाल, पहले थे ये, ठीक है। तो ये भी हमारे इस तरीके के, इन्हें कहा जाता था एसबीआई के सहायक बैंक, क्या कहते थे, सहायक, है ना, सुने होंगे, ये पहले हमारे देश में काम करते थे, ठीक है। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे करके, तो ऐसे करके टोटल 5 तो ये थे। और एक बैंक और बनाया गया था बच्चों हमारे देश में, लगभग 2013 की बात है, जिसका नाम था आपका भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। क्लियर है। तो सरकार ने क्या करा, इन 6 के 6 बैंकों को उठाया, टोटल मिला के कितने बैंक, 1 अप्रैल 2017 वाले दिन 6 बैंकों का विलय कर दिया गया, किसके अंदर, एसबीआई में विलय कर दिया गया। किसमें विलय कर दिया गया, एसबीआई में विलय कर दिया गया, है ना। तो लिख देते हैं 1 अप्रैल 2017 वाले दिन क्या किया गया, कुल 6 बैंकों को, 6 बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया, एसबीआई में मर्जर कहा गया, यानी कि विलय किया गया।
तो ये भी आप याद रखना, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बताओ भैया एसबीआई में कुल मिला के कितने बैंकों का विलय किया गया था। भाई सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, 6 बैंकों का। कब हुआ था, तारीख भी याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2017 वाले दिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, कौन बच्चा देगा। पूछता हूं मैं, एक लाइन बोल रहा हूं, बस मुझे बताना क्या वो सही होगी या गलत होगी। अभी तुम्हारी सारी अकलबंद मुझे पता चल जाएगा, कितने तुमने सीखा नहीं, कितना कितना तुम्हारे दिमाग में गया, कितना तुम्हारे ऊपर से गया, सब समझ में आ जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, एक लाइन बोल रहा हूं, जरा मुझे बताना। देखते हैं, स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ये है जो मैं बोलने जा रहा हूं, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। क्या ये सही है गलत है? हाँ भाई, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक आर नेशनलाइज बैंक। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं, बहुत से बच्चे गलत भी लिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सही है। सही कहां से हो जाएगा, है कहां से हो जाएगा सही, है भैया? एक बार बताओ, तुम्हें खुद ही दिख रहा है ये, क्यों क्यों दिख रहा है, क्यों बनाया? मैंने बोला सभी पब्लिक सेक्टर बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, कैसे हो जाएंगे? अरे पब्लिक सेक्टर बैंक राष्ट्रीयकृत हो ही नहीं सकते, गलत स्टेटमेंट है, खत्म। लेकिन मैं अगर बोलूं सभी राष्ट्रीयकृत बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, हाँ तो सही है। याद रखना, एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आ जाता है, वो कौन सा एकमात्र ऐसा बैंक है, वो कौन सा एकमात्र ऐसा बैंक है जो पब्लिक सेक्टर है लेकिन राष्ट्रीयकृत नहीं है? तो आंसर क्या है, अपना एसबीआई, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई। याद रखना, ओनली एसबीआई। याद रखना, कभी भी पेपर में पूछे कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो एसबीआई मत लगा दियो या नहीं है तो मत लगा देना। ध्यान रखना ये पॉइंट का, एसबीआई इज नॉट ए नेशनलाइज बैंक। क्लियर? तो एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भैया इसे पहले ही सरकार ने 1955 में बना दिया था। क्लियर है? चल, तो आज की कहानी को यहीं लगाएंगे फिर हम, क्योंकि आपकी अगली कक्षा भी है। ठीक है, तो कल हम, आज हमने पब्लिक सेक्टर बैंक का डायन कर दिया है, जल्दी बोलो हाँ है ना। प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब हो गया निजी क्षेत्र के बैंक। भाई एक बात कॉमन सेंस की है, जैसे कि बच्चों आप ही मुझे बताओ, अगर मान लीजिए हमें अपना कोई स्कूल खोलना है ना, हमें अपना कोई कॉलेज खोलना है, क्या हम नहीं खोल सकते? बिल्कुल खोल सकते हैं, है ना भाई? अगर हम चाहें तो हम अपना स्कूल भी खोल सकते हैं, कॉलेज भी खोल सकते हैं। तो जैसे हम और आप अपना स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं पैसा वैसा लगा के, वैसे बैंक भी तो खोल सकते हैं। अरे हाँ है ना? तो मतलब क्या है, वो बैंक जो हमारे और आप जैसे लोगों के मिलकर द्वारा ओपन किया जाए, यानी कि निजी व्यक्तियों के द्वारा जो ओपन किया जाए, जहां सरकार की कोई भूमिका ना हो, जहां सारा पैसा हमारा और आपका लगा हो, तो वही क्या कहलाते हैं, वही हमारे प्राइवेट बैंक कहलाते हैं, या प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नाम से जाने जाते हैं, है ना? तो भाई सीधी सी बात, ये बैंक कौन से होते हैं, ये निजी क्षेत्रों के द्वारा ओपन किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक किसके द्वारा ओपन होंगे, निजी क्षेत्र के द्वारा ओपन होंगे। निजी क्षेत्रों का मतलब समझ गए, प्राइवेट हाथों में होंगी सारी शक्तियां, मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा ओपन होंगे, निजी क्षेत्र के द्वारा ओपन होंगे, है ना? ये निजी क्षेत्र द्वारा खोले जाते हैं। अब इसका मतलब ये मत याद रखना बच्चों कि यहाँ पे हमारी और तुम्हारी मनमानी चलेगी, नहीं। याद रखना, इनको भी नियंत्रित करने वाला कौन है, आरबीआई है। आरबीआई ही इन्हें नियंत्रित करता है। इन्हें नियंत्रित कौन करेगा, इनको भी कंट्रोल करने वाला कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये मत सोचना कि अपने मन से बैंक खोला, अपने दादागिरी दिखाएंगे, लोगों को लूटेंगे, जो करना करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? याद रखिएगा, जैसे और बैंक काम कर रहे हैं आरबीआई के नियमों को ध्यान में रखते हुए, तो इनको भी आरबीआई के नियमों को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, है ना? तो इनको नियंत्रित करने वाला कौन है, आरबीआई। आरबीआई इन्हें क्या करता है, आरबीआई इन्हें नियंत्रित करता है। क्लियर?
बात समझ में आ गया। अगर मान लो पेपर में ऐसी क्वेश्चन पूछ ले, बताओ प्राइवेट बैंकों को हमारे देश में किसके द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है, तो सिंपल वे में आपका जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की वो संस्था है जो हमारे देश में प्राइवेट बैंकों को भी नियंत्रित करने का काम करती है ना। चलिए, अब अगर मैं इनके उदाहरणों को लेकर बात करूं तो आपने बच्चों बहुत सारे बैंक देखे हैं हमारे देश में। हमारे देश में कितने सारे प्राइवेट बैंक है आप देखते हैं, आप आते जाते रहते हैं, आप उनको देखते भी हैं सड़कों पे। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, ये सब देखते हो ना, देखते हो ये सब क्या है, ये सब इसी के उदाहरण ही तो है, ये सब प्राइवेट बैंक के तो है। अरे हाँ, है ना। कहते नहीं हो एक्सिस बैंक में मैं नौकरी करता था, मेरा भाई नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी है। प्राइवेट तो होगी जब प्राइवेट बैंक में जाओगे तो, है ना। ICICI हो गया, यस बैंक हो गया, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना, इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब हमारे एज ए प्राइवेट बैंकों की तरह ही हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो हमको और आप सभी लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रदान करते हैं, है ना। चल, अब जरा कुछ और बातें भी थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली हैं, वो ध्यान से सुनिएगा भाई। अगर हम देखें तो ये तो नॉर्मली है, जो हम जानते हैं प्राइवेट बैंक क्या है, हमने बेसिक बेसिक बातें जान ली। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चों अभी हाल ही में हमारे देश में कुछ नए प्रकार के बैंक आए हैं, कुछ नए प्रकार के प्राइवेट बैंक आए हैं, ऐसे बोलो। कौन कौन से, उनके नाम भी सुने होंगे आपने, जैसे कि पेमेंट बैंक सुने, भुगतान बैंक जिन्हें बोलते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, इनको मोबाइल में भी यूज करते होगे। एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, अरे हाँ है ना, सही बात है ना। क्लियर, बात समझ में आया। क्लियर, तो मतलब क्या है, ये भी हमारे क्या है, ये भी बच्चों अगर हम बातचीत करें तो ये सब क्या है, ये सब भी हमारे प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखना, अगर पेपर में पूछ ले कि बताओ पेमेंट बैंक और भुगतान बैंक जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में, और स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे बैंक हैं, तो ये सब प्राइवेट बैंक में ही है, जो अभी कुछ सालों पहले हमारे देश में नए प्रकार के बैंकों के रूप में हमें देखने को नजर आते हैं, है ना। तो ये सब प्राइवेट बैंकों के उदाहरण ही है। चलो, अब थोड़ा सा इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको बारे में हमें सीखना पड़ेगा, क्या होते हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं कौन कौन से। पेमेंट बैंक, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पेमेंट्स बैंक, जिन्हें हिंदी में भुगतान बैंक कह देते हो आप। वैसे इंग्लिश वाला याद रखना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेमेंट ही आपने देखा होगा इन सब के नाम के आगे भी पेमेंट लिखा होता है ना। और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कुछ नए नहीं है, ये सब प्राइवेट बैंक ही हैं। लघु वित्त बैंक बोलते हैं इसे हिंदी में, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं, क्या है आखिर ये सारी सारी कहानी क्या है इनकी। लीजिए भाई, तो पहले एक एक करके चर्चा करेंगे भाई। पहले चर्चा करेंगे पेमेंट बैंक के बारे में, फिर पेमेंट बैंक की कहानी जब शायद खत्म हो जाएगी, फिर हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आइए, तो पहले बात करते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट्स बैंक क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर परीक्षा में आ जाए कि बताओ भारत में पेमेंट बैंकों को बनाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, कौन सी कमेटी बनाई गई है। तो याद रखिएगा बच्चों, भारत में पेमेंट बैंकों को बनाने के लिए जो कमेटी लाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या है, कोई मुझे बताया कमेंट बॉक्स में। नचिकेत मोर कमेटी। क्या नाम है बच्चों, ये अर्थशास्त्री हैं नचिकेत भाई साहब जी हमारे, नचिकेत मोर। तो नचिकेत मोर कमेटी आई हमारे देश में, जिनकी सिफारिशों पर हमारे देश में क्या करा गया, पेमेंट बैंकों का जन्म हुआ, या पेमेंट बैंकों को बनाने की बात हमने यहाँ पे की गई है। क्लियर है, जल्दी बोलो सारे बच्चे, आए ना। तो पेमेंट्स बैंक के लिए कौन सी कमेटी आई, जल्दी बोलो, नचिकेत मोर कमेटी। अब याद रखना, अगर कोई पेमेंट बैंक बनाना है, अगर मान लो पेपर में आ जाए तो बताओ उसको बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, तो याद रखना कम से कम 100 करोड़। अगर कोई पेमेंट बैंक बनाना है तो उसको बनाने के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ रुपए होने जरूरी है अगर आप किसी पेमेंट बैंक को बनाने का आप सोच रहे हैं तो, है ना। अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भारत में केवल आज की तारीख में अगर बात करें तो कुल कितने भुगतान बैंक हैं, कुल कितने हैं ये, है ना। तो याद रखना, अगर हम बात करें तो टोटल मिला के एट प्रेजेंट 6 पेमेंट बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं,
है पेमेंट बैंक, आपने देखे भी होंगे, नाम भी सुने होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, ऐसी करके देखोगे तो टोटल मिला के 6 हमारे देश में काम करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ ले पेपर में, बताओ भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, पहला भुगतान बैंक, तो बताओ क्या आंसर लोगे, क्या कोई मुझे बताएगा? भारत का पहला पेमेंट बैंक का नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। तो याद रखना बच्चों, उसका नाम आप जानते ही हो, एयरटेल भुगतान बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक ही है, जो भारत में सबसे पहली बार पेमेंट बैंक के रूप में काम करना शुरू करा। भारत का पहला भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए, जैसे भारत का पहला पेमेंट बैंक हमारा क्या हो गया, हमारा एयरटेल और टोटल ये काम कर रहे हैं, है ना। अब कुछ और बातें भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्या? ध्यान सुनना, याद रखना बच्चों, ये जो पेमेंट्स बैंक होते हैं इनके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। तो वो कंडीशंस पेपर में आ जाती हैं कभी कभी। क्या क्या कंडीशंस हैं? नंबर फर्स्ट, याद रखिएगा, ये पेमेंट बैंक केवल और केवल मांग जमा स्वीकार करते हैं। याद करो M1 M2 M3 M4, वहां पे बताया था मैंने डिमांड डिपॉजिट, जिसमें दो चीजें आती हैं, जिसमें दो ही चीजें आती हैं, सेविंग और करंट अकाउंट। याद आया? ठीक है, वही वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो याद रखना, यह केवल क्या जमा करेंगे? केवल मांग जमा स्वीकार करते हैं, केवल डिमांड डिपॉजिट लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट में हमारे दो ही प्रकार के खाते आते हैं, याद रखना, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट, चालू खाता और बचत खाता, है ना। सेविंग अकाउंट और दूसरा कौन सा? करंट अकाउंट। बस यहां पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला, कि अगर हम किसी भी पेमेंट बैंक में खाता खुलवाएंगे तो वहां पे यही दो प्रकार के खाते खोलने की सुविधा होती है। यहाँ अन्य प्रकार की जमा स्वीकार नहीं होती। या तो ये मांग जमा स्वीकार करते हैं, या ये हमारे क्या करते हैं बच्चों, हमारे सेविंग और करंट अकाउंट ही प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा और कोई सुविधा यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती है। अब एक बात और, ये अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो आपने किसी पेमेंट बैंक में, जैसे एयरटेल में मान लो, एक उदाहरण के तौर पर आपने एयरटेल में क्या करा, खाता खुलवा लिया, एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या करवा लिया, खाता खुलवाया, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवाया है तो आप वहां पे पैसा रखने की भी सुविधा है, मतलब पैसा तो रखोगे लेकिन उसकी एक लिमिट है ना। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ पेमेंट बैंकों में पैसा रखने की अधिकतम सीमा क्या है? क्या मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में? अधिकतम सीमा कितनी है, अधिकतम लिमिट कितनी है इसकी? अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अपने मन से जितना चाहो रख लो, नहीं, यहाँ एक लिमिट है। हाँ जी, वेरी गुड, 2 लाख रुपया, याद रखना, यहाँ आप 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते, ये इसकी मैक्सिमम सीमा होती है। इतने ऊपर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप सोचो, है ना, अगर आप सोचो कि हम यहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए रख दें तो ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, है ना। तो आप अधिक से अधिक इन बैंकों में 2 लाख रुपया ही रख सकते हैं। इसके अलावा याद रखना बच्चों, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं। जैसे ये कंडीशन आप देख रहे हो कि केवल सेविंग अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट खुलेगा, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये बैंक लोन नहीं दे सकते। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने देखा भी होगा, कभी आपने देखा है कि कोई पेमेंट बैंक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो हमारे पास लोन लो, लोन लो, लोन लो? नहीं, ये लोन देने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती। लिख देते हैं, ये है ना, तो ये लोन देते हैं, और ना ही बच्चों आपने एक नाम सुना होगा, क्रेडिट कार्ड। सुना है भाई? एक तो होता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जिसे आप आराम से बोलते हो, वो तो मिल जाएगा, एटीएम कार्ड तो मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे, ना लोन मिलेगा ना क्रेडिट कार्ड। लिख देता हूं, यह है क्रेडिट कार्ड, दोनों ही लिख देता हूं मैं, और लोन नहीं दे सकते। लोन मतलब ऋण, ऋण प्रोवाइड नहीं करते, नहीं देते। क्लियर हो गया? तो पहले मुझे बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? अभी एक आध बहुत और है, पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलिए दोबारा समझ लो एक बार, ठीक है, दोबारा समझ लो, ध्यान सुनना मेरे शब्दों को, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या है भाई? पेमेंट बैंक हमारे नए प्रकार के बैंक, जिसको हमारे देश में अभी कुछ समय पहले 2014 में इनको लाने की जो है हमारी बात की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए
इसके अलावा बातचीत करा जाए तो इनको बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, नचिकेत मोर कमेटी। पूंजी इनको बनाने की बात पूछेगा तो 100 करोड़ रुपए, है ना। 6 पेमेंट बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं और भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। याद रख, केवल मांग जमा लेते हैं, पहली बात, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों अधिकतम सीमा होती है 2 लाख रुपए रखने की, यहाँ पे 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। तीसरी बात, ये क्रेडिट कार्ड और लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना। अब एक बात याद रखना, क्या, जरा यहाँ देखो ध्यान से। अभी मैंने बताया कि सारे के सारे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, प्राइवेट है। ये तो बताया, जल्दी बोलो हाँ है ना भाई। आप देख लीजिए, तभी हमने इसके प्राइवेट के अंदर टुकड़े कर दिए कि प्राइवेट बैंकों में ये तो आते ही हैं, इनके अलावा नए प्रकार के बैंक बने हैं जिनको पेमेंट बैंक कहा गया और एक को स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो बच्चों हुआ क्या, जब पेमेंट बैंक बनने की बात आई तो हमारे यहाँ पे एक, आपने डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, बहुत ही जाना माना डिपार्टमेंट है, भारतीय डाकघर, इंडिया पोस्ट। क्या बनाया गया, भारतीय डाकघर, आप जानते ही, है ना। तो भारतीय डाकघर जब आया तो इसने भी बच्चों क्या करा, पेमेंट बैंक बनने के लिए अप्लाई कर दिया, पेमेंट बैंक बनने के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। और फाइनली इसको भी क्या हुआ, सरकार के द्वारा, आई मीन आरबीआई के द्वारा इसे लाइसेंस मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब भारतीय डाक अपना खुद का बैंक बनाएगा तो उसमें क्या तुम और मैं पैसा लगा लेंगे? तुम और मैं पैसा लगा लेंगे? बोलो भैया, तो सरकार ही तो लगाएगी। अरे हाँ है ना, सरकार ही तो लगाएगी, मैं और आप तो नहीं लगा सकते। हमारी तुम्हारी क्या औकात है भैया, जब वो भारत सरकार का है, भारतीय डाकघर, पोस्ट ऑफिस, वो तो सरकार ही लगाएगी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये सारे पेमेंट बैंक हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों ने मिलकर बनाए हैं, है ना, यानी कि प्राइवेट हैं। लेकिन एक ऐसा पेमेंट बैंक है पूरे भारत का, एकमात्र पेमेंट बैंक है, ऐसी क्वेश्चन आता है, जिसमें 100 की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। और वो कौन है, उसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 7 नंबर होगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, 8वां नंबर लगा के लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का एकमात्र ऐसा पेमेंट बैंक या एकमात्र पेमेंट बैंक, ऐसी क्वेश्चन आता था पेपर में, ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे टाप देगा, एकमात्र पेमेंट बैंक कौन सा है बताइए। हिस्सेदारी किसकी है, भारत सरकार की, याद रखना किसकी है, भारत सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्लियर। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इंडिया। देखा भी होगा, हो सकता है आपका खाता भी हो उस बैंक में, तो बहुत अच्छी बात है। आप हो सकता है इसकी सुविधाएं भी ले रहे हो, पेमेंट्स बैंक, शॉर्ट में इसे बोलते हैं आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, शॉर्ट में बोलते हैं आईपीपीबी। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गया, चलिए। तो ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो आपको पेमेंट बैंकों से संबंधित सब पता होनी चाहिए, कुछ भी पेपर में आ सकता है ना। चलो, तो ये तो रही पेमेंट बैंक की कहानी। अब थोड़ा सा जानते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। चलो अब देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकों की कहानी। आइए जरा ध्यान समझना, लघु वित्त बैंक बोलते हैं, लघु वित्त बैंक है तो हिंदी में, वैसे अंग्रेजी में याद करोगे तो अच्छा रहेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। नंबर फर्स्ट, भाई जैसे कि मैंने बताया कि हमारे देश में जब 2 नए प्रकार के बैंकों को बनाने की बात आई तो एक को तो कहा गया पेमेंट बैंक और दूसरे को कहा गया हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो भाई इसका भी तो विचार किसी व्यक्ति ने दिया होगा, भगवान को सपना थोड़ी आया था, इंसान को, हमारे गवर्नर साहब को रात में सपना थोड़ी आया बैंक प्रकट हो गया। तो इसके लिए भी कोई ना कोई कमेटी बनी होगी जिन्होंने विचार दिया होगा, है ना, बिल्कुल सही। तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछे कि बताओ स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए कौन सी कमेटी आई, तो आप जवाब देंगे ऊषा थोराट कमेटी, ऊषा थोराट कमेटी, याद रखिएगा। और अगर पेपर में पूछे बताइए, जैसे हमारा पीछे मैंने बताया था कि अगर हमें कोई पेमेंट बैंक बनाना है तो कम से कम 100 करोड़ चाहिए होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना है तो उसके लिए न्यूनतम पूंजी कितनी है, कम से कम कितने चाहिए बच्चों, 200 करोड़। कितने, 200 करोड़।
ये आपको याद रखना है। तो 200 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए, उस कैपिटल से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टैब्लिश या उसे बना सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए पेपर में आ जाएगा, बताओ भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है। नहीं, पहला भी तो कोई होगा, जैसे हमने पढ़ लिया अभी, हमारा वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो तो पहला है, पेमेंट बैंक है, भुगतान बैंक है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए बताते हैं। तो याद रखना, भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो है हमारा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखना यही है भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हमारे देश में काम कर रहा है। अगर मान लो पेपर में आ जाए कि बताओ वर्तमान में कुल कितने हैं ये, क्या कोई मुझे बताएगा कि आज की तारीख में हमारे देश में कुल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं। हाँ भाई, कुल कितने हैं इस समय, 12, सोच लो। 12 नहीं है बेटा, एक कम हो गया, 11। याद रखना यही तो है बैंकिंग की मुसीबत। करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा रूल है, करंट पढ़ोगे तो सब पता रहता है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी गायब हो जाएगा। 12 नहीं है, 11। सन 2024 में ही, जून या जुलाई की खबर है, 1 साल होने वाला है, ठीक है, जब से गायब हो गया। अब कितने रह गए, 11 रह गए। तो 11 हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं, याद रखना, बुरा 12 मत कर लिएगा, है ना। क्लियर है, जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना। आइए आगे चलते हैं। अब याद रखना इनकी कुछ कहानियां, ठीक है। आइए, कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, भाई देखो, अब अभी हमने क्या देखा, अभी हमने पढ़ा, क्या लेकर पढ़ा हमने बच्चों, ये पेमेंट बैंक पढ़ा। अब यहाँ पे देखो कंडीशन थी, डिमांड डिपॉजिट लेंगे, है ना, मांग जमा लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे बच्चों ऐसा कुछ नियम नहीं है, यहाँ पे कुछ हमारा नियम ऐसा नहीं है। बेटा करंट अफेयर्स पढ़ा करो, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सारा करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, उसमें आप पढ़िए, समझ रहे हो। करंट अफेयर्स जब पढ़ते हो तो उसमें इकोनॉमिक्स भी आता है, पॉलिटी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, साइंस भी आता है, सब आता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कराता रहूं तो वो कैसे संभव होगा, फोर्स करोगे या वो करोगे, हर चीज मैं ही करा दूंगा, आप क्या करोगे फिर। कम से कम करंट वाले सर करंट जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ो ना। ये तो वैसे सही बताऊं, किसी को पढ़ाना भी नहीं चाहिए करंट अफेयर्स, तो मैं ये बच्चों इजी वे में समझो, सब कुछ करते हैं ये, सारे खाते खोलेंगे, हमें लोन वोन देंगे, क्रेडिट कार्ड देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए आइए, अब ध्यान सुनिएगा। तो यानी क्या कर लें, तो यहां पे लिख सकते हैं यह है इजी, एक ही लाइन में लिख रहा हूं सारी बात, यह है सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, सारा खेल खत्म। सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो मतलब नॉर्मली देखा जाए तो ये हमारे नए प्रकार के प्राइवेट बैंक आए जिनका मेन पर्पस है लोगों तक बैंकिंग सर्विसों को पहुंचाना, ठीक है। क्लियर है, जल्दी बोलो सारे स्टूडेंट्स हाँ या ना। तो पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो हाँ या ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, पेमेंट बैंक क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया मेरे को समझ में एक चीज नहीं आती बच्चों, तुम्हारे क्लास का दुख एक दर्द है, बड़ा ही खतरनाक दर्द है। आज ये क्लास नंबर कौन से नंबर की हो गई बच्चों, जरा बताओ जल्दी सारे बच्चे। ये जो क्लास नंबर चल रही है हमारी, सब कहाँ पे आते हैं, सब हमारे प्राइवेट बैंकों के अंदर ही आते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दोनों को थोड़ा डिटेल में बताया, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा इसको जो मुख्य मुख्य सारी बातें वो आपको मैंने बता दिया है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे चलते हैं, आइए चलते हैं। अब आते हैं बच्चों, इन्हीं में अगर देखा जाए तो एक छोटे से प्रकार आता है, जैसे आपने देखा होगा कल की क्लास याद है ना, अगर कल की क्लास नहीं देखी समझ में नहीं आएगा, याद रखना। कल की क्लास में मैंने बताया था सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, फिर बताए थे निजी क्षेत्र के बैंक, और उसी में मैंने बताया था विदेशी बैंक यानी फॉरेन बैंक। आओ थोड़ा सा उनके बारे में जान लो, वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन एक लाइन में लिख तो लो परिभाषा कि आखिर विदेशी बैंक क्या होते हैं। भाई नाम में ही आंसर है, फॉरेन बैंक। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप मान लो कहीं घूमने गए और आपने वहां पे कोई अंग्रेज देखा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये तो बोलते हो अरे देखो विदेश का आदमी घूम रहा, ये तो बोलते हो अरे देखो विदेशी घूम रहा है,
तो मतलब क्या है इसका? अगर तुम किसी को बोलो अरे देखो विदेशी घूम रहा है, तो इसका मतलब ये तो है कि भैया अपने गोले का नहीं है, यही दूसरे गोले का है, बाहर के गोले का, अमेरिका का है, जापान का है, चाइना का है, यहाँ का नहीं है। ये तो मतलब हुआ। तो मतलब क्या हुआ? जब कोई बाहर का व्यक्ति आपको दिखता है दूसरे देश का, तो हम उसे विदेशी कहते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसी। तो बच्चों, जब कोई बाहर का बैंक हमारे देश में बैंकिंग सेवा देने आता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम विदेशी बैंक बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो कोई बाहर का बैंक है, वो हमारे देश में अपनी ब्रांच ओपन कर ले, और ब्रांच ओपन करके हमें और आपको बैंकिंग सेवा देना शुरू कर दे, ठीक है। अब वो भाई बैंकिंग सर्विस देने आया है, लेकिन उसका घर तो अपने विदेश में ही होगा, उसका घर तो अपने विदेश में ही होगा, है ना। तो मतलब ऐसे बैंक जो भारत के नहीं है, जिनके मुख्यालय, जिनके हेड ऑफिस कहाँ है, जिनके हेड ऑफिस भारत से बाहर है, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम विदेशी बैंक बोलेंगे। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ ना। चलो एक लाइन में लिख दें इसकी कहानी, कुछ नहीं है इसमें, नाम ही बता रहा विदेशी। मैं विदेशी हूं, विदेशी मतलब बाहर का हूं, है ना। ऐसे बैंक जिनके मुख्यालय इंडिया से बाहर है, जिनके हेड ऑफिस या मुख्यालय विदेशों में है ना, लेकिन सेवा देने कहाँ है, काम का कर रहे हैं, भारत में देखने को मिल रहे हैं आपको। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम विदेशी बैंक बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आपने शायद ध्यान दी हो, तो हमारे देश में कई सारे विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, है ना। चलिए, जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं, आपने एक नाम सुना होगा, HSBC सुना है ना, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, है ना। HSBC हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, है ना, कई सारे बैंक है। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक हो गया, ये कई सारे बैंक है हमारे। बैंक ऑफ अबू धाबी हो गया, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड हो गया, है ना, कई सारे हैं। बैंक ऑफ मॉरिशियस हो गया, सुने हो ना। कई सारे हमारे देश में विदेशी बैंक हमारे काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ हाँ, कोई भी खाता खोल सकता है भाई। एक क्लास में बच्चा है विवेक कुमार, कब आया बेटा क्लास में? हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना याद रखो, ज्यादा नहीं आता एग्जाम में, कुछ नहीं आता है, ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ लो विदेशी बैंक होते क्या है। अब जो पढ़ा रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट। आइए, अगला हेडिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। अब इसे तमीज से पढ़ लियो, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसे तमीज से पढ़ लियो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें प्यार से हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं बच्चों, रीजनल रूरल बैंक। चलो आओ बात करते हैं, इनकी कहानी इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में भी आते हैं भैया, क्योंकि भारत में ही है इसलिए। देखिए भाई, तो सबसे पहले भाई ग्रामीण बैंकों को बनाने की बात को लेकर बात किया जाए। जैसे कि आपने देखा कि भाई जब भी कोई हमारे देश में बैंक बनाने की बात आएगी, तो कोई ना कोई तो सुझाव रखेगा, किसी ना किसी रिकमेंडेशन पे तो भैया हमारे देश में बैंकों को बनाने की बात आएगी ही आएगी, है ना। ठीक, चलिए, तो याद रखना बच्चों, ये बात है लगभग 1975 के लगभग की। तो 1975 के समय अगर आप बातचीत करें, तो हमारे देश में कुछ नए प्रकार के बैंकों को बनाने की बात आई, है ना। और याद रखना बच्चों, हमारे देश में सरकार ने सोचा क्योंकि ना ग्रामीण क्षेत्रों तक हम बैंकिंग सर्विस को पहुंचाएं, और उसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, हमारे देश में नए प्रकार के बैंक बनाने की बात रखी, जिन्हें ग्रामीण बैंक कहा। ठीक है, और याद रखिएगा, ग्रामीण बैंकों को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम है नरसिम्हन कमेटी। कौन सी कमेटी? नरसिम्हन कमेटी। अब जरा मेरे शब्दों को सुनते रहना भैया, पहले बता रहा हूं मैं, हाँ तो खेल खत्म है तुम्हारा। नरसिम्हन कमेटी, इसी कमेटी की सिफारिशों पर 1975 में, कब की बात है, सन 1975 में हमारे देश में अलग अलग जगह हमारे क्या हुआ, 5 ग्रामीण बैंक बनाए गए। कितने ग्रामीण बैंक बनाए गए? 5। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो ग्रामीण बैंक है ना, इतना बड़ा नाम है रीजनल रूरल बैंक, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में RRB कहते हैं। अगर मैं RRB लिख दूं तो ग्रामीण बैंक की समझियो, कहीं से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड समझ लो, वो अलग है, वो भी है, वो रेलवे भर्ती वाला बोर्ड है। ये RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक है, बैंकों में RRB होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए, तो 1975 में हमारे कितने ग्रामीण बैंक बनाए गए? 5 RRB बनाए गए। अब ये 5 कहीं तो बने होंगे भैया भारत में, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, जानते हैं आखिर ये 5 ग्रामीण बैंकों को कहां पे बनाया गया हमारे देश में।
चलो एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, अगर 5 ग्रामीण बैंकों को बोले तो 5 जगह बनाए गए। कहां कहां? 2 जगह तो भाई हमारे आपके उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं। एक जगह का नाम सुना होगा आप सबने, शायद, अच्छी बात है, गोरखपुर। गोरखपुर का नाम सुने हो? चलिए, तो एक तो लिख दो, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। गोरखनाथ मंदिर भी सुना ही होगा, जब गोरखपुर सुना है तो। अरे हाँ, है ना। एक बच्चों जिला है मुरादाबाद, सुने हो? उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, सुने हो? जल्दी बताओ। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं, पता है? एक नॉर्मली आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि पीतल का सबसे ज्यादा यहाँ पे काम होता है ना। हाँ जी। एक बच्चों आपकी राजस्थान की राजधानी तो आप सब जानते हैं, जयपुर में बनाया गया। 5 जगह बनाएंगे हम, जयपुर। एक बच्चों आपने जगह का नाम सुना होगा, हरियाणा में पड़ती है बच्चों, भिवानी। सुने हो ना? भिवानी हरियाणा में एक जगह है। अगर कोई हरियाणा का बच्चा हो तो पता होगा उसे। अब यहाँ पे बिहार वाले बैच में तो मुश्किल ही है, लेकिन हाँ, हो सकता है पता हो। हरियाणा में पड़ता है, इतना तो पता ही होना चाहिए भारत में कौन कौन सी जगह है। और एक और जगह जो आपके बिहार के पड़ोस में ही लगता है, पश्चिमी बंगाल में। हाँ, मुरादाबाद की बिरयानी याद आ रही है। चलो बेटा, बिरयानी को बाद में याद कर लियो, इधर फोकस कर लो है। हाँ, मालदा, वेरी गुड। तो मालदा का नाम सुने हो? पश्चिमी बंगाल में एक जगह है मालदा, है ना। तो ये 5 जगह थे बच्चों जहां पे हमारे देश में 1975 में क्या बने गए? ग्रामीण बैंकों को बनाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब एक बात बताओ, क्या पांचों के पांचों एक साथ प्रकट हो गए होंगे? ये ऐसा थोड़ी होगा। अरे सर, कोई पहले बना होगा, कोई बाद में बना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक क्वेश्चन बना कि भाई सबसे पहले हमारे देश में ग्रामीण बैंक इन 5 में से कहां बना? तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक, आइए अब यहीं से कहानी शुरू। पहला ग्रामीण बैंक, फर्स्ट आरआरबी। तो याद रखना बच्चों, अगर हम भारत के पहले ग्रामीण बैंक को बोले तो ये 5 में से एक जगह का नाम है मुरादाबाद, सुने हो? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ही भारत में पहली बार ग्रामीण बैंक बनाया गया। और इसका जो नाम है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। भाई रटना ही नहीं है भाई, जो पहले को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम, है ना। कहते नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय पढ़ी होगी शुद्ध हिंदी में, प्रथम। और प्रथम से ही बना है इसका नाम प्रथमा। क्या बना? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। इसका नाम है बच्चों प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। यही है पहला भारत का ग्रामीण बैंक, जिसे कहां बनाया गया? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बनाया गया। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे बना था सबसे पहले हमारे भारत का ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। ठीक है, चलो अब प्रश्न एक और आ जाता है कि सर, अब आ रहे हैं भारत में आज की तारीख में बात करें, प्रेजेंट में बात करें, तो कुल कितने ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज की तारीख में कुल कितने ग्रामीण बैंक है हमारे भारत में? कुल कितने ग्रामीण बैंक है बताओ? वेरी गुड। कितने हैं? चलिए 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 चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल 43। याद रखना, हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगह अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मिला के 43 ग्रामीण बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं, आज की तारीख में बता रहा हूं मैं। ठीक है, भविष्य का नहीं पता बेटा, भविष्य तो गड़बड़ होने वाला है इन बैंकों का। पता है तुम्हें? करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आजकल? नहीं पढ़ रहे? क्या बताऊं, देखो घूम फिर के करंट अफेयर्स आ ही जाता है। करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, न्यूज में चल रहे हैं आजकल खूब तगड़े तरीके से। इनके ऊपर कमान लटकी पड़ी, सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया इनको मर्ज करने का। पता है? पढ़ रहे हो? अरे हाँ, है ना, पढ़ रहे हो करंट? नहीं, नहीं पढ़ रहे? 2 से 4 दिन पहले की खबर, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब ग्रामीण बैंकों को किया जा रहा है मर्ज, और 1 मई के बाद से भारत में रह जाएंगे केवल 28 ग्रामीण बैंक। तुम फिर से सदमे में आ जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। 1 मई के बाद से, जून में क्वेश्चन पूछ लिया तो 28 आंसर हो जाएगा। देख लो बेटा कितना रूल है करंट अफेयर्स का। अब एक राज्य एक ग्रामीण बैंक बनने जा रहा है, एक राज्य वन स्टेट वन ग्रामीण बैंक। तो ये करंट पढ़ोगे तो ही तो सीखोगे, मैं थोड़ी सिखाऊंगा तुम्हें। तो पढ़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। अब तो मैंने आज की तारीख में लिखवाया भारत में 43 ग्रामीण बैंक है, मैं तो आज का डेटा बताऊंगा ना, मुझे क्या पता आने वाले समय में क्या हो रहा है। अगर मान लो 28 बोल रही है सरकार ने, 28 की जगह एक को छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। भविष्य तो भगवान ने भी नहीं देखा, तुम भगवान ने देखा, तुम और मैं तो जानते नहीं भाई। क्लियर है? समझ में आया? चलो वो टॉपिक से हट जाएंगे, आओ इधर।
आज की तारीख में इतने हैं, आगे क्या होगा देख लेना। ठीक है, 4 बातें समझ में आ गई। पहले मुझे सारे बच्चे ये बताओ 4 बातें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, 5वीं बात। अभी ग्रामीण बैंकों की बातें इंपॉर्टेंट है, जरा समझते रहना। देखिए भाई, तो हमने देखा कि हमारे जो ग्रामीण बैंक हैं, पहला ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बनाया गया, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक नाम है, कुल 43 है आज की तारीख में, और ये सब हमने बातें कर ली। आओ अब जरा सुनिए। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो ग्रामीण बैंक है, ये जो ग्रामीण बैंक है बच्चों, ध्यान सुनना, एक बात बताइए, ये जो ग्रामीण बैंक है ये भी तो किसी नियम और कानून को फॉलो करते होंगे। तो एक क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंक किस अधिनियम को फॉलो करते हैं। तो याद रखना, इनके लिए कानून बना हुआ है, एक अधिनियम है, एक्ट है, और उस एक्ट का नाम याद रखेंगे आरआरबी एक्ट। क्या बोलते हैं उसे? ग्रामीण बैंक अधिनियम, आरआरबी अधिनियम एक्ट। कब आया? 1976। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आरआरबी एक्ट कब आया था? 1976 में आया था। तो 1976 जो एक्ट है उसी के अनुसार हमारे देश में ग्रामीण बैंक क्या करते हैं? काम करते हैं। अब प्रश्न यह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, कि मान लीजिए अगर कोई ग्रामीण बैंक बनाना है तो उसको बनाने में पैसा कौन कौन लगाएगा? भाई कोई ग्रामीण बैंक अगर बनाना है तो पैसा भी तो लगेगा। अब आप ही बताओ, क्या सारा पैसा भारत सरकार लगा देगी? अरे भाई गांव में बनेगा कोई ग्रामीण बैंक तो, जब गांव में बनेगा तो सीधी सी बात है, उससे तो गांव का भी विकास होगा, आपके राज्य का भी विकास होगा, है ना। तो एक प्रश्न बना कि ग्रामीण बैंकों को बनाने में आखिर पैसा कौन कौन लगाता है। चलिए बात करते हैं, आइए देखते हैं पूंजी। अब यहां से देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो याद रखना बच्चों, ग्रामीण बैंक जो बनाने की बात आती है तो किसी भी ग्रामीण बैंक को बनाने में जो कैपिटल लगाई जाती है, जो पैसा लगाया जाता है, पूंजी लगती है, वो 3 एंटिटी मिलकर लगाती है। कितनी? 3। कौन कौन सी? एक तो तुम्हारी गवर्नमेंट है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो, केंद्र सरकार, इसे तो जानते ही हो आप, भारत सरकार कह दो, केंद्र सरकार कह दो। एक बच्चों वो राज्य लगाएगा जहां पे बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट कह दीजिए आप, राज्य सरकार। और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रायोजक बैंक, प्रायोजक बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्पॉन्सर्ड बैंक। अब देखिए भाई, भाई आपको पता है कोई भी चीज 100% होती है ना, तो 100 के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। तो याद रखना, जब भी कोई ग्रामीण बैंक बनता है तो 50% पैसा लगाती है हमारी भारत सरकार, 15% पैसा लगाती है हमारी राज्य सरकार, और बचा कुचा कितना अब जोड़ लो, 50 और 15 65, 65 100 में से कितने बचे? 35। खत्म कहानी, रटना ही नहीं है। तो बचा कुचा कितना? 35% पैसा कौन लगाता है? हमारा प्रायोजक बैंक लगाता है, स्पॉन्सर बैंक लगाता है। अब जरा ध्यान सुनना, इसे तो जानते ही हो केंद्र सरकार को, भाई भारत सरकार केंद्र सरकार हो गई। राज्य सरकार वो हो गया जहां पर राज्य बैंक बनेगा, जैसे मान लो बिहार में कोई सरकार ने सोचा हम ग्रामीण बैंक बनाएंगे तो बिहार सरकार हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये स्पॉन्सर बैंक कौन है? तो याद रखना, ये स्पॉन्सर बैंक कोई नए बैंक नहीं है, जो अभी हमने पढ़े पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक, यही एज ए स्पॉन्सर बैंक की तरह काम करते हैं। क्लियर है? तो स्पॉन्सर बैंक कोई नए प्रकार के बैंक नहीं होते। जो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जो वाणिज्यिक बैंक पढ़ रहे हैं, और वो भी कौन से वाले? भारत के, जिसमें हमारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, है ना, प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, वही यहाँ पे एज ए प्रायोजक बैंकों का काम करते हैं, स्पॉन्सर बैंक का काम करते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ या ना। तो यहाँ पे कौन से आएंगे मैं लिख देता हूँ, कौन होते हैं ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक ही होते हैं, है ना, जिससे आपको ध्यान रहे। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सेम यही वाला जो मैंने लिख रहा हूं, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक ही हमारे क्या करते हैं? आपके स्पॉन्सर बैंक की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन यही पूछा था, इनमें से कौन आर ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों के रूप में काम करता है? तो आप याद रखना, कोई नए नहीं है ये, कहीं सोचो नए आ रहे हैं विदेश से बन के, सब भारत के ही हैं। क्या क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्राइवेट बैंक भी स्पॉन्सर हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर तो होते ही होते हैं, है ना। जैसे अपना एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब हमारे एज ए स्पॉन्सर बैंक की तरह काम करते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, अब हमारे भारत में टोटल मिला के 43 ग्रामीण बैंक है। तो यानी कि एक बात समझ में आ रही होगी क्या, कि भारत में 43 ग्रामीण बैंक है तो सबके अपने अपने स्पॉन्सर होंगे, सबके अपने अपने प्रायोजक बैंक होंगे। अरे हाँ, है ना, सबके अपने अपने प्रायोजक बैंक होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब आपको सारे थोड़ी याद करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत में पहला ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बनाया गया, जिसका नाम है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, उसका प्रायोजक बैंक का नाम बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पता होना चाहिए, चाहे किसी का पता हो या ना पता हो। तो इसका स्पॉन्सर बैंक में यहां लिख देता हूं। तो याद रखना भैया,
इसका स्पॉन्सर बैंक आपको रटा होना जरूरी है। कौन है बच्चों बताओ, इसका प्रायोजक बैंक कौन है वर्तमान में? याद रखना, इसका वर्तमान में प्रायोजक बैंक है आपका जाना माना बैंक पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी ही इसका एज ए स्पॉन्सर्ड बैंक की तरह काम कर रहा है। बेटा प्रायोजक बैंक का मतलब होता है, आसान भाषा में समझो, ऐसे बैंक जो हमारे ग्रामीण बैंकों की मदद करेंगे, है ना। अब जैसे मान लो तुम्हारे गांव में कोई बैंक बना दिया, गांव में किसी ले जाकर गांव में ठेठ गांव में कोई ग्रामीण बैंक बना दिया, है ना। ध्यान सुनना, ग्रामीण बैंक बना दिया तुम्हारे गांव में। अब मान लो उसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो सोचो, खुद कॉमन सेंस लगाओ कि आरबीआई उसकी मदद करने आएगा वहां पर, क्या करे वो? तो भाई ये जो अपने एसबीआई पीएनबी वगैरह जो हमारा काम कर रहे हैं, इन्हीं को ही जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भैया इनकी देखरेख करोगे, है ना। और जब देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई है तो उनसे बोला कि भाई तुम भी पैसा लगाओ, तो इनको जो है 35% पैसा लगाना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, जब खुद का पैसा लगा होता है ना बेटा, तो कोई चीज डूबती है तो पहले खुद दौड़ के भागोगे, क्यों? खुद का भी तो नुकसान हुआ। अरे हाँ है ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं ये जमीन है, इसकी तुम जिम्मेदारी है, तुम्हें ध्यान रखना जरा, तो तुम ध्यान देखो, रखोगे कभी? कभी ना रखोगे, क्यों? अरे हमारा क्या जा रहा। लेकिन मैं बोलूं बेटा 20% तेरी हिस्सेदारी है इसमें, अब पूछ के रखोगे। सरकार पागल नहीं है बेटा, हमारे देश की सरकार को सब पता है कैसे काम करवाना है। तो सरकार ने बोला ठीक है, आप जिम्मेदारी ले रहे हो ना, हम ध्यान रखेंगे, आओ बेटा पैसा लगाओ 35%। जब 35% पैसा लगाया, तो अगर वो बैंक डूबेगा तो तुम्हारा 35% पैसा भी तो डूबेगा, और अगर लाभ कमाएगा तो 35% लाभ भी मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अरे हाँ है ना, बस खत्म कहानी, है ना। तो वही है कि अपना सपना मनी मनी, सब जगह मनी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सरकार ने पहले से इस तरीके सिस्टम बनाया कि भैया इस तरीके से आपको इनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना। चलो, तो पहले मुझे सारे बच्चे बताओ यहां तक की कहानी समझ में आ गई? हाँ, एक पॉइंट और है, वो और जान लीजिए। अब एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जो बताने जा रहा हूं। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कौन जवाब देगा उस क्वेश्चन का, कि बताइए हमारे भारत में जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनको देखरेख करने का काम, ग्रामीण बैंकों की देखरेख और उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? बताओ बच्चों, क्या आंसर लगाएंगे? लगाओ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। ग्रामीण बैंकों की देखरेख और ग्रामीण बैंकों की देखरेख और नियंत्रित करने वाला कौन? देखरेख मतलब सुपरविजन, सुपरवाइज करने वाला। हमारे देश में वो कौन है जो हमारे देश में ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित करता है? नियंत्रित, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर। मजा तो अब आएगा। हाँ आया मजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरबीआई, 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 सब के सब माइनस में जाएंगे आरबीआई वाले। मुझे यही पता था, यही करोगे तुम, आरबीआई। सुन लो अब ध्यान से। तो याद रखना, हमारे देश में ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, ग्रामीण बैंकों की देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा किसको दी गई है पता है? किसको दी गई है? नाबार्ड को दी गई है। अगला हेडिंग क्लास का यही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड करता है। क्लियर है बच्चों? कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है, याद रखना, नाम तो सुना ही होगा, नाबार्ड का नाम सुने हो? नहीं सुने तो आज सुन लिया। अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम ग्रामीण बैंकों के बाद, वो यहीं जाएंगे। ठीक है, जल्दी बोलो हाँ ना, समझ में आ गई सारी बातें? चलिए, तो ये एक बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो काफी बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें दिमाग में एक फिट है बात कि भैया बैंकों के पापा आरबीआई। अरे रुक जा भाई, तुम्हारी बात सच है, बैंकों के पापा आरबीआई, लेकिन याद रखिएगा यहां पे काम किसको दिया गया है? यहां पे काम नाबार्ड को दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ है ना। तो ये सारा का सारा जो आज हमने पढ़ा है, ये कमर्शियल बैंक की कहानी पूरी आज मैंने आपको सारी की सारी, प्राइवेट बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर हम पढ़ चुके थे, ये सब हमने सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलो फिर आज इतना रहने देते हैं, बाकी कल हमारा
थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में, थोड़ा बहुत देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, सहकारी में से ज्यादा खास नहीं है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा जान लेंगे क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। और फिर हम पढ़ेंगे विकासशील बैंक जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें नावर्ड वगैरह आपको मिलेगा, वो पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलो आज की कक्षा को ही लगाते हैं विराम, मिलते हैं फिर कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।